90 के दशक में रामदेव और बालकृष्ण उत्तराखंड के हरिद्वार में च्यवनप्राश बेचा करते थे। गरीबी इतनी थी कि कभी साइकिल पर तो कभी सर पर उठाकर ही च्यवनप्राश बेचने के लिए हरिद्वार की गलियों में निकल जाते थे। लेकिन 2000 के दशक में टीवी पर धार्मिक चैनलों की एंट्री होती है। इन्हीं चैनलों पर रामदेव के योग सिखाते हुए कार्यक्रम आने लगते हैं। इन प्रोग्राम्स ने रामदेव को रातों रात देश भर में फेमस कर दिया। रामदेव की सक्सेस स्टोरी ऐसी हुई कि उनकी बनाई कंपनी पतंजलि इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनियों में से एक बन जाती है। कुछ ही सालों में बालकृष्ण और रामदेव हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। और यदि मार्केट कैप की बात की जाए तो अभी 50 से 60 हजार करोड़ के बीच में पतंजलि का मार्केट कैप रहता है। इसको आने वाले समय में पहले 1 लाख करोड़ और बाद में 5 लाख करोड़ ले जाने का लक्ष्य है। और ये सारा पुरुषार्थ से अर्जित जो अर्थ है उसको परमार्थ में लगा के एक समर्थ भारत बनाने का ध्येय है मेरे भाई सिद्धार्थ। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में एक गांव पड़ता है सैयद अलीपुर। इसी गांव में साल 1965 में रामदेव का जन्म होता है। रामदेव का बचपन का नाम था रामकिशन। रामकिशन को पढ़ाई करने के लिए जींद जिले के गुरुकुल कालवा भेज दिया जाता है। यहीं रामकिशन के गुरु आचार्य बलदेव ने रामकिशन का दूसरा नाम रखा रामदेव। इस तरह रामकिशन बन जाते हैं बाबा रामदेव। यहीं कालवा गुरुकुल में ही रामदेव की दोस्ती नेपाली मूल के ब्राह्मण लड़के बालकृष्ण से होती है। बालकृष्ण के पिता हरिद्वार में गार्ड की नौकरी किया करते थे। गुरुकुल की पढ़ाई होने के बाद बालकृष्ण अपने पिता के पास हरिद्वार लौट आते हैं। हरिद्वार आने के बाद बालकृष्ण की मुलाकात होती है आचार्य कर्मवीर से। कर्मवीर के पिता ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे, लेकिन कर्मवीर ने पिता का बिजनेस संभालने के बजाय संन्यास की राह चुनी। कर्मवीर ने 1988 के आसपास हरिद्वार आकर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से योग सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई शुरू कर दी। दावा किया जाता है कि यह कर्मवीर ही थे जिनकी रिक्वेस्ट पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ने साल 1991 में योग में डिग्री शुरू की थी। योग को लेकर आचार्य कर्मवीर के पास एक बड़ा विजन था। मध्य में श्वास को छोड़ दीजिए, फिर गहरा श्वास अंदर भरें, 3 दूसरी ओर जाएं। इधर कुछ दिन एक गुरुकुल में पढ़ाने के बाद रामदेव भी बालकृष्ण के पास हरिद्वार आ जाते हैं और यहीं रामदेव भी कर्मवीर के साथ ही रहने लगे। स्वामी कर्मवीर ने रामदेव और बालकृष्ण को योग सिखाया, खासकर लोगों के एक बड़े समूह को एक साथ योग कैसे सिखाया जाए। कर्मवीर के साथ रहते हुए ही रामदेव और बालकृष्ण की मुलाकात हुई गुरु शंकरदेव से। कर्मवीर और गुरु शंकरदेव पहले से ही एक दूसरे से परिचित थे। अब रामदेव और बालकृष्ण भी गुरु शंकरदेव के नजदीक आ जाते हैं। शंकरदेव हरिद्वार के कृपालू बाग आश्रम में रहते थे, साथ ही उनके पास कुछ जमीन भी थी। इधर बाबा रामदेव, बालकृष्ण और स्वामी कर्मवीर इन तीनों ने मिलकर हरिद्वार के कनखल में स्थित स्वामी अमलानंद के त्रिपुरा योग आश्रम में च्यवनप्राश बनाना शुरू कर दिया, जिसे रामदेव और बालकृष्ण साइकिल से बेचने के लिए हरिद्वार की गलियों में निकल जाया करते थे। यह साल 1993 से 1995 के बीच का समय था। अब तीनों को लगने लगा कि उनके पास थोड़े संसाधन और होने चाहिए। इसलिए तीनों का प्लान बना कि क्यों न गुरु शंकरदेव से बात की जाए ताकि गुरु शंकरदेव का आश्रम उन्हें मिल जाए। गुरु शंकरदेव ने भी इन तीनों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह 5 जनवरी 1995 के दिन रामदेव, बालकृष्ण और कर्मवीर ने हरिद्वार के कनखल में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट रजिस्टर कराया। इस ट्रस्ट में गुरु शंकरदेव को ट्रस्ट का संरक्षक यानी कि कन्वीनर बनाया गया। वहीं रामदेव का नाम अध्यक्ष, आचार्य कर्मवीर का नाम उपाध्यक्ष और आचार्य बालकृष्ण का नाम ट्रस्ट के महामंत्री के रूप में दर्ज किया गया। इस ट्रस्ट का उद्देश्य था योग और प्राणायाम की प्रैक्टिकल नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करना। कर्मवीर के साथ रहते हुए रामदेव ने भीड़ को योग कराना सीख लिया था। जहां एक और रामदेव और कर्मवीर योग पर फोकस कर रहे थे, वहीं बालकृष्ण का ध्यान आयुर्वेदिक दवाइयों की तरफ था। इस तरह साल 1995 में कृपालू आश्रम में ही दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के अंदर दिव्य फार्मेसी की शुरुआत की जाती है। आश्रम के अंदर ही एक टीन शेड के नीचे दिव्य फार्मेसी की पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली गई। एक छोटी सी
और कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हायर किए गए जो एक बड़े से कमरे में मरीजों का इलाज किया करते थे। धीरे धीरे आसपास के लोग भी दिव्य फार्मेसी में इलाज करवाने के लिए आने लगे। इससे रामदेव और बालकृष्ण का आर्थिक साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जल्द ही रामदेव का परिवार भी अब रामदेव के पास हरिद्वार आकर ही बस जाता है। शुरुआत में ही रामदेव के भाई रामभरत रामदेव के पैसे को संभालने वाले मेन आदमी बन जाते हैं। अब राम कृपालु आश्रम एक तरह से एक उद्योग स्थल में बदल चुका था। जल्द ही रामदेव की साइकिल पहले बजाज चेतक स्कूटर में, फिर सफेद जिप्सी में और फिर एक मारुति कार में बदल जाती है। कर्मवीर और रामदेव के कैंपों में भीड़ आने लगती है। उधर अमेरिका जैसे देशों में पहले से ही इंडिया का योग चर्चित हो रहा था। भारत के बहुत से योग गुरु अमेरिका जैसे देशों में योग को लोकप्रिय बना चुके थे। You put your right hand on the back side of your head and push back your head as far as possible upward. पत्रकार कौशिक देका की किताब द बाबा रामदेव फिनोमेनन के अनुसार साल 2002 आते आते रामदेव की लोकप्रियता दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी पहुंचने लगी थी। साल 2002 में दिल्ली में रामदेव ने 10,000 लोगों का योगा कैंप आयोजित किया। अपने विचारों के कारण रामदेव और भाजपा में स्वाभाविक नजदीकी थी। दिल्ली के कैंप को दिल्ली के तत्कालीन सीएम साहिब सिंह वर्मा ने भी अटेंड किया। उस वक्त वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी भी रामदेव के योगा कैंप में शामिल हुए। इससे रामदेव की स्वीकार्यता और अधिक बढ़ने लगती है। लेकिन आम लोगों में योग को सबसे बड़ा बूस्ट मिला धार्मिक टीवी चैनलों से। साल 2000 से भारत में धार्मिक चैनलों की शुरुआत होती है। टीवी इंडस्ट्री के पुराने लोग धार्मिक चैनलों को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। उन्हें लगता था कि ये चैनल कुछ खास नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे देश में टीवी की संख्या बढ़ने लगी, वैसे वैसे धार्मिक चैनल फेमस होते चले गए। फेमस मैगजीन ओपन की एक डिटेल्ड रिपोर्ट के अनुसार आस्था की टीम नए स्पीकर्स ढूंढ रही थी। इसी क्रम में उनकी मुलाकात बाबा रामदेव से होती है। लेकिन उस वक्त रामदेव को हरिद्वार के बाहर कोई नहीं जानता था, इसलिए आस्था वालों को रामदेव में कुछ खास नहीं लगा और वे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन रामदेव को आस्था चैनल के राइवल चैनल यानी कि संस्कार पर जगह मिल जाती है। हर रोज सुबह 6:45 पर रामदेव संस्कार चैनल पर आने लगते हैं। रामदेव के इस 20 मिनट के प्रोग्राम ने रामदेव को हरिद्वार से उठाकर देश के घर घर में पहुंचा दिया। रामदेव ने अपने देसी अंदाज में योग को सरल बना दिया था। लोग अब घर बैठे ही योग सीख सकते थे। उन्हें किसी ट्रेनर की जरूरत या पैसे देने की जरूरत या बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। संस्कार चैनल की सक्सेस को देखकर आस्था चैनल वालों की आंखें फटी रह जाती हैं। आस्था चैनल ने आस्था चैनल के नॉर्थ ऑपरेशंस हेड माधवकांत मिश्रा को बाबा रामदेव के पास मनाने के लिए भेजा। आस्था उस वक्त स्पिरिचुअल टीवी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था, इसलिए रामदेव को ज्यादा मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आस्था चैनल पर आने के बाद रामदेव की पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ती है कि सुबह सुबह हर गली मोहल्ले में खिड़कियों से सिर्फ रामदेव की आवाज गूंजने लगी। एक बार जरा हाथ उठा के हंस के दिखाओ तो। इधर दिव्य फार्मेसी भी अब हरिद्वार से निकलकर दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद और पटना में स्थापित हो जाती है। धार्मिक टीवी चैनलों का महत्व समझते हुए आगे चलकर बाबा रामदेव ने इन दोनों ही चैनलों को खरीद लिया। रामदेव की पब्लिसिटी के कारण देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत से परेशान मरीज प्राकृतिक इलाज के लिए हरिद्वार आने लगते हैं, जहां कहने को वैद्यों द्वारा फ्री में जांचा जाता था, लेकिन दवाई उन्हें दिव्य फार्मेसी से ही लेनी पड़ती थी, जो सामान्य दवाइयों से भी कई बार महंगी होती थी। इस तरह दिव्य फार्मेसी रामदेव की लोकप्रियता को पैसों में बदलने वाली मशीन बन जाती है। ये जो जिनको नींद नहीं आती तो मेधावटी के बारे में बताओ। 2-2 गोली मेधावटी की खा लो। जिनको नींद नहीं आती, पूरे दिन सोते ना मिले तो मुझे बता देना। लेकिन आचार्य कर्मवीर और रामदेव के बीच जो वैचारिक मतभेद थे वे और बढ़ते जाते हैं। रामदेव के वे योगा कैंप्स जो अभी तक आम जनों के लिए मुफ्त हुआ करते थे, अब उनमें शामिल होने के लिए पैसे लिए जाने लगे। रामदेव के कैंपों में जितना आप रामदेव और मंच के पास बैठना चाहते हैं, उतना ही पैसा ज्यादा आपको देना पड़ेगा। और धीरे धीरे यह टिकटें भी अब महंगी कर दी गई। इन सब से रामदेव के पार्टनर कर्मवीर को लग रहा था कि शायद उनके सन्यासी साथी उस रास्ते से भटक गए हैं और पूरा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर केंद्रित हो गया है। जब रामदेव कर्मवीर के पास आए, तब रामदेव के पास कुछ नहीं था, लेकिन अब रामदेव बेहद पावरफुल और धनवान हो चुके थे। आचार्य कर्मवीर की नाराजगी के पीछे एक कारण रामदेव के परिवार से निकटता भी थी। जब रामदेव ने संन्यास लिया था, तब उन्होंने अपने परिवार का पूरी तरह से त्याग कर दिया था। लेकिन जैसे ही दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना हुई, वैसे ही रामदेव का परिवार उनके साथ रहने के लिए हरिद्वार आ जाता है। साल 2003 तक रामदेव की मां, बहन, रामदेव का छोटा भाई
यहाँ तक कि रिश्तेदार भी रामदेव के पास हरिद्वार में उनका बिजनेस संभालने के लिए आने लगते हैं। रामदेव का परिवार कृपालु बाग आश्रम और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट में एक्टिवली काम करने लगा। सादे शब्दों में कहूं तो रामदेव के पैसे का मैनेजमेंट भी उनके भाई ही मैनेज कर रहे थे। पैसे का पूरा कंट्रोल शुरू से लेकर एंड तक रामदेव के भाई रामभरत के हाथ में था। संन्यास की शपथ में पहला काम परिवार का मोह त्यागना ही था, धन त्यागना था। लेकिन रामदेव के मामले में धन और परिवार दोनों ही वापस लौट चुके थे। इन्हीं नाराजगियों के कारण 25 मार्च 2005 के दिन, जिस दिन पूरे देश में होली मनाई जा रही थी, आचार्य कर्मवीर कृपालु बाग आश्रम छोड़कर चले जाते हैं, बिना हाथ में कुछ लिए, और फिर कभी आश्रम वापस नहीं लौटते। वहीं रामदेव के दिव्य फार्मेसी पर आने वाले लोगों का तांता लगने लगता है। देश विदेश से लोग हरिद्वार आने लगे। रामदेव के कैंपों में भी रामदेव की दवाइयां लाखों में बिकने लगती हैं। लेकिन इसमें कमाल की बात यह रही कि साल 2004 और 2005 के लिए रामदेव के दिव्य फार्मेसी ने मात्र 67,000 रुपए की सेलिंग बिक्री दिखाई। मात्र 67,000 रुपए की बिक्री, वो भी पूरे साल में। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, मेरे लिए नहीं, टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। तहलका मैगजीन ने इसे लेकर एक बड़ी रिपोर्टाज की थी। तहलका मैगजीन की इस रिपोर्ट के अनुसार रामदेव के चहुओर प्रचार और देश भर में उनकी दवाइयों की मांग को देखकर उत्तराखंड के कॉमर्स डिपार्टमेंट को शक हुआ कि सेल्स का आंकड़ा इतना कम तो नहीं हो सकता। उसने हरिद्वार के डाकघरों से इंफॉर्मेशन मंगाई। पता चला कि दिव्य फार्मेसी ने उस साल 3,353 पार्सलों के जरिए 2,509 की ग्रत माल बाहर भेजा था। इन पार्सलों के अलावा 13,13,000 रुपए मूल्य के बीपीपी पार्सल भी भेजे गए थे। इसी साल फार्मेसी को 17,500 रुपए के मनी ऑर्डर भी आए थे। इन सभी सूचनाओं के आधार पर उत्तराखंड सरकार के कॉमर्स डिपार्टमेंट की स्पेशल इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि SIB सिब ने दिव्य फार्मेसी पर छापा मार दिया। इसमें सेल्स टैक्स की बड़ी चोरी पकड़ी जाती है। दिव्य फार्मेसी पर छापा मारने वाले तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर जगदीश राणा तहलका मैगजीन को बताते हैं कि तब तक हम भी रामदेव जी के अच्छे कार्यों के लिए उनकी इज्जत करते थे, लेकिन टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हमें मामला साफ साफ चोरी का दिख रहा था। राणा आगे बताते हैं कि मामला कम से कम 5 रुपए करोड़ की सेल्स टैक्स की चोरी का था। तहलका मैगजीन के अनुसार रामदेव से जुड़ी फार्मेसी पर छापा मारने पर उत्तराखंड के तत्कालीन राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल बड़े नाराज हुए थे। उन्होंने इस छापे की पूरी कार्यवाही की रिपोर्ट सरकार से मांगी थी। उस दौर में उत्तराखंड के चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी इंदु कुमार पांडे ने राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट में छापे की कार्यवाही को निष्पक्ष और जरूरी बताया। कांग्रेस नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने भी इस रिपोर्ट के साथ अपना विशेष नोट लिखकर भेजा था, जिसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की बात दोहराई कि कार्यवाही निष्पक्ष है और जरूरी थी। तहलका मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के कई अधिकारी यह मानते हैं कि छापे की वजह से ही राणा पर जबरदस्त दबाव पड़ा था। इन अधिकारियों के मुताबिक राणा पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें 4 साल पहले ही रिटायरमेंट लेना पड़ा। SIB के छापे के बाद न तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और न ही स्टेट गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट ने आज तक बाबा रामदेव के आश्रमों पर या उनके ट्रस्टों पर छापा मारा। तहलका मैगजीन की इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को दैनिक भास्कर ने भी छापा था। यह आज भी दैनिक भास्कर की वेबसाइट पर पढ़ी जा सकती है। इसे आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। तहलका मैगजीन की रिपोर्ट आगे कहती है कि सेल्स टैक्स कम दिखाना तो टैक्स चोरी का सिर्फ एक छोटा सा तरीका था। रामदेव की दिव्य फार्मेसी एक और तरीके से भी टैक्स की बड़ी चोरी कर रही थी। तहलका मैगजीन को मिले दस्तावेज बताते हैं कि उस साल दिव्य फार्मेसी ने लगभग 17,000 रुपए की दवाइयों का स्टॉक ट्रांसफर बाबा रामदेव द्वारा चलाए जा रहे दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को किया था। लेकिन दिव्य फार्मेसी ने टैक्स रिटर्न में बताया कि यह दवाएं गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त में बांटी गई हैं। लेकिन कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट के तत्कालीन अधिकारी बताते हैं कि दिव्य फार्मेसी इन दवाओं को कनखल स्थित दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से बेच रही थी। कर्मवीर के जाने के बाद 4 फरवरी 2005 के दिन रामदेव और बालकृष्ण ने पतंजलि योगपीठ नाम से एक नई ट्रस्ट की स्थापना कर डाली। अब रामदेव अपने कैंपों में सिर्फ एंट्री के लिए 500 रुपए से 2,100 रुपए तक चार्ज करने लगे। एक कैंप में एक बार की भीड़ में 8 से 8, 10 से 10,000 लोग आते और 7 से 7 दिन के कैंप लगते। इस तरह एक कैंप से ही रामदेव 2-2 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने लगे। अब रामदेव के योगा कैंपों में बड़े बड़े नेता और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आने लगे। रामदेव के पास चौतरफा समृद्धि आने लगी। लेकिन एक सन्यासी की इस समृद्धि का बराबर हिस्सा उसके साथ काम करने वाले मजदूरों को भी नहीं मिल रहा था।
अप्रैल 2005 में रामदेव की दिव्य योग फार्मेसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करने वाले 115 मजदूरों को इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वे इस बात की मांग कर रहे थे कि उनके काम करने की परिस्थितियां अच्छी हों और उनकी मजदूरी को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। मजदूरों के प्रदर्शन के बाद उन्हें रामदेव की कंपनी से निकाल दिया जाता है। कुछ मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि रामदेव अपनी दवाइयों में इंसान और जानवरों की हड्डी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसा करना मजदूरों के लिए अपवित्रता का काम है। मजदूरों के प्रदर्शन के कारण इस मामले में कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात की एंट्री हो जाती है। इससे मामला और भड़क जाता है। उस समय उत्तराखंड को उत्तरांचल कहा जाता था और उस समय वहां पर कांग्रेस की सरकार थी और एनडी तिवारी मुख्यमंत्री थे। इंसानों और जानवरों की हड्डी वाले इस मामले पर उत्तराखंड सरकार ने रामदेव को क्लीन चिट दे दी। उत्तरांचल के हेल्थ सेक्रेटरी एस राजू ने कहा कि दवाइयों में मानव खोपड़ी ह्यूमन्स के इस्तेमाल के आरोपों की जांच कराई गई थी, लेकिन उसमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो इस आरोप की पुष्टि करता हो। वहीं रामदेव ने कहा कि वृंदा करात बड़ी बड़ी एमएनसीज के इशारे पर काम कर रही हैं। वृंदा करात की एंट्री से मामला मजदूरों के अधिकार और वेतन से हटकर वृंदा करात बनाम रामदेव हो जाता है। उन दिनों रामदेव के हर पार्टी के समर्थक थे और रामदेव की इमेज एक सन्यासी रॉकस्टार जैसी थी जो भारत में योग को फैलाकर देश को जागरूक कर रहा था। इस कंट्रोवर्सी के दौरान रामदेव को देश भर से या देश भर की पार्टियों से समर्थन मिलता है। शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, राम माधव, प्रकाश जावड़ेकर सबके सब रामदेव के सपोर्ट में आ जाते हैं। उत्तराखंड के कांग्रेस नेता और मंत्री धीरेन्द्र प्रताप ने भी रामदेव का सपोर्ट किया और कहा कि रामदेव उत्तरांचल का गौरव है। कांग्रेस के सीनियर नेता अंबिका सोनी ने भी इस मामले में रामदेव का सपोर्ट किया। कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात ने कांग्रेस की उत्तराखंड सरकार पर रामदेव को बचाने का आरोप लगाया था। मामले के राजनीतिकरण हो जाने से रामदेव को ही फायदा हुआ। मामला मजदूरों के अधिकार, उनके वेतन और उनके निकाले जाने से हटकर वृंदा करात बनाम रामदेव एमएनसीज बनाम सनातन धर्म हो जाता है। इस मामले ने बता दिया कि रामदेव अब सिर्फ योगा टीचर नहीं हैं, वे अब सत्ता के भी नजदीक हैं और उन्हें हाथ लगाना अब इजी नहीं है। इसी बीच जनवरी 2006 में रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण ने पतंजलि आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कर डाली। इस कंपनी में 90% शेयर बालकृष्ण के पास थे और 10% शेयर स्वामी मुक्तानंद के पास थे, जो रामदेव और बालकृष्ण के ही सहयोगी थे। साल 2006 से शुरू हुई यह यात्रा आगे इस लेवल पर पहुंचती है कि अकेले बालकृष्ण ही करीब 37 कंपनियों के डायरेक्टर बन जाते हैं। टीवी पर आने के बाद बाबा रामदेव के समर्थकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। हजारों की संख्या में आम लोगों से लेकर वीआईपी लोग रामदेव के योग शिविरों में आकर इलाज पूछने लगे। इन योग कैंप्स में बालकृष्ण आयुर्वेद डॉक्टर और दवाइयों से भरे मिनी ट्रक लेकर पहुंचते और धीरे धीरे यह योग शिविर क्लिनिक बन जाते हैं और यह क्लिनिक पतंजलि प्रोडक्ट्स की पहली रिटेल शॉप्स भी बन जाते हैं। 18 मार्च 2006 के दिन जब रामदेव पहली बार बिहार गए तो 55,000 से ज्यादा लोग रामदेव के साथ योग करने के लिए हुए। उस समय की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पतंजलि योगपीठ आश्रम हरिद्वार के 50 डॉक्टर्स और वैद्य रामदेव के साथ आ रहे हैं। कैंप के दौरान आयुर्वेदिक और पंचगव्य दवाइयाँ, गुरु के योग की कैसेट्स और सीडी भी अवेलेबल होंगी। रामदेव के फेमस होने के पीछे एक कारण यह भी था कि वे ऐसी बीमारियों के इलाज का भी दावा कर देते थे जिनका इलाज पूरी दुनिया के डॉक्टर्स अभी तक नहीं निकाल सके। दिसंबर 2006 में रामदेव ने दावा किया कि वे एड्स का भी इलाज कर सकते हैं। रामदेव के इन दावों की नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भी आलोचना की। बाबा रामदेव और बालकृष्ण केवल योग पर ही अपना फोकस नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपनी कंपनियों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्हें मीडिया की सेंस समझ अच्छे से पता थी। इसलिए साल 2006 में स्वामी रामदेव हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वैदिक ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बना दिया जाता है। रामदेव की इस कंपनी ने आस्था जैसे बड़े चैनल को 16 रुपए करोड़ में खरीद लिया। आज वैदिक ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड आस्था और संस्कार जैसे दर्जनों चैनल यानी कि धार्मिक चैनलों की मालिक है। संस्कार और आस्था चैनलों ने रामदेव को 2006 और 2007 आते आते देश भर में फेमस कर दिया। इस बीच 14 जुलाई 2007 के दिन रामदेव के गुरु शंकरदेव आश्रम से लापता हो जाते हैं। शंकरदेव ऐसे ही रोजाना की तरह टहलने के लिए निकले हुए थे, लेकिन आश्रम वापस नहीं आ सके। शंकरदेव को क्या हुआ, वे कहाँ गए, यह आज तक नहीं पता चल सका है। जिस वक्त रामदेव के गुरु शंकरदेव आश्रम से लापता हुए, उस वक्त रामदेव अमेरिका के शिकागो में थे। रामदेव के सामने सवाल उठा कि वे अपने गुरु के लापता होने की खबर पर तुरंत भारत लौटें या अपना टूर पूरा करें। हिंदू संन्यास परंपरा के अनुसार जब कोई संन्यास लेता है, भगवा वस्त्र धारण करता है,
इसका अर्थ यही होता है कि उसने अपना परिवार छोड़ दिया है। इसके बाद गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार गुरु ही सब कुछ होता है, लेकिन किन्हीं कारणों से बाबा रामदेव अपना अमेरिकी टूर छोड़कर न आ सके। इधर हरिद्वार में बालकृष्ण ने अपने गुरु के लापता होने की खबर पुलिस में दर्ज करवा दी। उधर रामदेव ब्रिटेन की संसद में सम्मान प्राप्त करने के समारोह में भाग ले रहे थे। उत्तराखंड पुलिस ने रामदेव के गुरु शंकर देव की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वे कहीं भी नहीं मिलते। गुरु शंकर देव के लापता हुए 3 हफ्ते बीत जाते हैं, तब जाकर बाबा रामदेव अपने विदेशी टूर से भारत लौटे। हरिद्वार पहुंचने के बाद रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पत्रकारों को बताया कि किस तरह गुरु शंकर देव रामदेव के लिए पिता के समान थे और किस तरह उनके लापता होने की खबर रामदेव के लिए दुखद है। इधर जिन बाबा रामदेव के हर पार्टी में समर्थक थे, वे अब भाजपा और संघ के लोगों के नजदीक आते जाते हैं, जबकि कांग्रेस के नेता एनडी तिवारी भी बाबा रामदेव के करीबी थे। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के खिलाफ बाबा रामदेव ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया। रामदेव ने भारत स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की। उस आंदोलन में उन्होंने भ्रष्टाचार, काला धन और जन लोकपाल कानून की मांग उठाई। काला धन वापस लाने के मुद्दे पर रामदेव ने रामलीला मैदान में एक बड़ी प्रोटेस्ट कर डाली। रामदेव को पीछे से आरएसएस और भाजपा का फुल सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन रामदेव के एंटी कांग्रेस अभियान के बीच उल्टे उन पर ही ब्लैक मनी से बेनामी जमीन खरीदने के आरोप लगने लगते हैं। तहलका मैगजीन की साल 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार तहलका ने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की गहन पड़ताल की और पता चला कि रामदेव, उनके रिश्तेदारों और आचार्य बालकृष्ण ने शांतशाह नगर के आसपास कई गाँव में बेनामी प्रॉपर्टीज पर पैसा लगाया है। उदाहरण के तौर पर शांतशाह नगर के रेवेन्यू अकाउंट नंबर 229 में जिन गगन कुमार का नाम दर्ज है, वे कई सालों से आचार्य बालकृष्ण के पीए पाक हैं। 8,000 रुपए महीना पगार वाले गगन आयकर रिटर्न्स भी नहीं भरते, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बताते हैं कि गगन ने 15 जनवरी 2011 को शांतशाह नगर में 1.4 हेक्टेयर जमीन अपने नाम से खरीदी। रजिस्ट्री में इस जमीन का बाजार भाव 35 लाख रुपए दिखाया गया, लेकिन हरिद्वार के रियल एस्टेट डेवलपर्स के अनुसार किसी भी हाल में यह जमीन 5 रुपए करोड़ से कम की नहीं है। इससे पहले गगन ने 14 मई 2010 को रुड़की तहसील के बाबली कलंजरी गांव में 1 रुपया करोड़ 37 लाख की मार्केट वैल्यू दिखाकर एक जमीन की रजिस्ट्री कराई। यह जमीन भी 15 रुपए करोड़ से अधिक की बताई जाती है। सवाल यह उठा कि 8,000 रुपए महीना कमाने वाले गगन कुमार जैसे लोगों के पास अरबों की जमीनें खरीदने के लिए पैसे कहां से आएंगे। इन तमाम आरोपों के बीच अक्टूबर 2012 में सीबीआई ने रामदेव के गुरु शंकर देव के लापता होने की जांच शुरू कर दी। यह वो वक्त था जब रामदेव कांग्रेस के पीछे पड़े हुए थे और कांग्रेस सरकार भी रामदेव का आगे पीछे सब कुछ निकाल रही थी। आखिर कहां है बाबा रामदेव के गुरु शंकर देव? और इसी बड़े सवाल को लेकर उत्तराखंड सरकार ने की थी सिफारिश केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार ने जिस पर रजामंदी दिखाते हुए सीबीआई को यह केस सौंपा है। सीबीआई की विशेष शाखा इस केस की जांच करेगी। इस समय कांग्रेस की विदाई का समय था। सीबीआई जांच कर ही रही थी कि साल 2014 के मई महीने में केंद्र में सत्ता बदल जाती है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद सीबीआई ने उत्तराखंड कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। 2-2.5 घंटे में या 3 घंटे में जो मुझसे पूछा, पहले गुरुजी के बारे में पूछा। हमने कहा कि हमारा गुरुजी के साथ में जो संबंध था उसको पूरा असम जानता है, पूरा हरिद्वार जानता है। हमारे गुरुजी अजात शत्रु हैं, माने किसी के प्रति उनका कभी वैरभाव नहीं। करीब 7 साल गुरुजी के गुमशुदगी के हो गए और उसमें जो है बीजेपी सरकार जिस समय थी उस समय पुलिस प्रशासन ने जांच की। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में उसमें क्लोजर रिपोर्ट लगा दी जाती है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के अनुसार सीबीआई के एक सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यह इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है कि लापता गुरु को किसी गलत तरीके से बंधक बनाने के इरादे से किडनैप किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स ने आगे लिखा कि एनालिस्ट का कहना है कि जांच एजेंसियां सेलिब्रिटी ग्रुप पर ढील बरत रही हैं क्योंकि उनके नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार से करीबी संबंध हैं। इस तरह रामदेव के गुरु शंकर देव के लापता होने का यह केस यहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। कुल मिलाकर रामदेव के गुरु के लापता होने का अंत तक पता नहीं चल सका कि वे कहाँ गायब हुए। हालांकि सीबीआई ने यह साफ कर दिया कि रामदेव के गुरु के लापता होने के पीछे रामदेव और बालकृष्ण का हाथ नहीं है। इस तरह रामदेव अपने गुरु शंकर देव के लापता होने के मामले से छुटकारा पा सके। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद साल 2014 के बाद रामदेव के पतंजलि ग्रुप ने दिन रात तरक्की की। साल 2016 के फोर्ब्स के एक आर्टिकल के अनुसार हर रोज करीब 300 ट्रक हरिद्वार के बाहर बने 150 एकड़ के पतंजलि मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स से निकलते हैं। इन ट्रकों में भरे होते हैं जूस और हर्बल कैंडी, टूथपेस्ट और साबुन, आटा और मसाले और तरह तरह की हर्बल दवाइयां जो दावा करती हैं कि यह सब कुछ ठीक कर सकती हैं, चाहे सिर दर्द हो, गठिया हो, दमा हो या फिर हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हो।
यह सामान देश के हर कोने में बिकने के लिए भेजा जाता है। फोर्ब्स के अनुसार साल 2012 से मार्च 2016 तक सिर्फ 4 सालों में कंपनी का रेवेन्यू करीब 10 गुना बढ़ गया और 758 मिलियन तक पहुंच गया। यही तेज रफ्तार ग्रोथ आचार्य बालकृष्ण को भारत के नए अरबपतियों में शामिल कर देती है। यहाँ से आगे रामदेव और उनके मित्र बालकृष्ण का आर्थिक साम्राज्य दिन दोगुना और रात चौगुना बढ़ता गया। जहाँ बाकी कंपनियां 10% रेवेन्यू नहीं बढ़ा पा रही थीं, वहाँ रामदेव की कंपनियों ने हर साल 100% से ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाया। पत्रकार कौशिक डेका की किताब द बाबा रामदेव फिनोमिनन के अनुसार साल 2009 में 163 रुपए करोड़ कमाने वाली रामदेव की पतंजलि कंपनी साल 2010 में 317 करोड़, 2011 में 450 करोड़, 2012 में 849 करोड़, 2013 में 1191 रुपए करोड़, 2014 में 2000 रुपए करोड़ और 2015 में 5000 रुपए करोड़ और साल 2022 आते आते 45,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाने वाली कंपनी बन जाती है। बीच में एक आध साल को छोड़ दें तो पतंजलि का हर साल रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले हमेशा डबल हुआ है। यह कोई सामान्य ग्रोथ नहीं है, लेकिन रामदेव के पतंजलि ग्रुप पर कई तरह के गड़बड़झाले के आरोप लगे हैं। That's 50,000 crore rupees by 2020, and it's in keeping with the company's strategy to double revenues every year. To achieve this target, Patanjali will expand manufacturing facilities and ramp up distribution. मसूरी में मौजूद जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट को लेकर आई इंडियन एक्सप्रेस की हालिया रिपोर्ट भी ऐसे ही एक बड़े गड़बड़झाले की तरफ इशारा करती है। मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट एक ऐतिहासिक जगह है जिसे साल 1832 में इंडिया के सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट ने बनवाया था। बीते सालों में उत्तराखंड सरकार ने जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को एक हेरिटेज पार्क यानी कि संग्रहालय हेरिटेज म्यूजियम में डेवलप किया था। इसे डेवलप करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 5 करोड़ का लोन भी लिया था, जिसमें 142 एकड़ जमीन भी शामिल थी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार धीरज मिश्रा और ऐश्वर्या राज की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में उत्तराखंड सरकार के टूरिज्म बोर्ड ने जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में एडवेंचर टूरिज्म प्रमोट करने के लिए एक टेंडर निकाला था। इस टेंडर में सबसे ऊंची नीलामी लगाने वाली कंपनी को 122 एकड़ जमीन, पार्किंग, पाथवेज, एक हेलीपैड, 5 वुडन हट्स, एक कैफे, 2 म्यूजियम्स और एक ऑब्जर्वेटरी 15 साल के लिए किराए पर मिलनी थी। यह सारी फैसिलिटीज उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने डेवलप की थी। इस टेंडर के लिए 3 कंपनीज ने बिडिंग लगाई थी। पहली प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया ने एनुअल कंसेशन फीस के लिए 51 लाख रुपए की नीलामी लगाई थी। वहीं दूसरी कंपनी भरवा एग्री साइंस ने 65 लाख रुपए की नीलामी लगाई। वहीं तीसरी राजस एरोस्पोर्ट्स ने 1 रुपया करोड़ की नीलामी लगाई। इस तरह यह टेंडर राजस एरोस्पोर्ट्स कंपनी को मिल जाता है। लेकिन जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार के लिए इन्वेस्टिगेटिव पत्रकार धीरज मिश्रा और ऐश्वर्या राज ने इन कंपनीज की पड़ताल की तो पता चला कि ये तीनों ही कंपनियां एक ही मालिक की थीं और इन कंपनियों के मालिक थे आचार्य बालकृष्ण, वही बालकृष्ण जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के को-फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बाबा रामदेव के सबसे ज्यादा क्लोज पार्टनर भी हैं। रिपोर्टर धीरज मिश्रा और ऐश्वर्या राज की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि प्रकृति ऑर्गेनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और भरवा एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड में बालकृष्ण के 99% से ज्यादा स्टेक्स हैं। वहीं तीसरी कंपनी राजस एरोस्पोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में बालकृष्ण के पास बिडिंग के समय 25% स्टेक थे, लेकिन टेंडर मिलने के कुछ महीने के बाद ही बालकृष्ण की हिस्सेदारी 70% के करीब हो जाती है। यानी तीनों ही कंपनीज के मालिक रामदेव के दोस्त बालकृष्ण थे। जबकि टेंडर की शर्तें साफ थीं कि टेंडर के लिए नीलामी लगाने वाली कंपनियों के बीच कोई संबंध या रिलेशन नहीं होना चाहिए जिससे नीलामी की प्रोसेस अफेक्ट हो। लेकिन टेंडर रद्द करने के बजाय सरकारी अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बालकृष्ण की इस कंपनी को सर जॉर्ज एवरेस्ट प्रोजेक्ट 1 रुपया करोड़ के सालाना किराए पर 15 साल के लिए दे दिया गया है। 15 साल में सरकार को मात्र 15 रुपए करोड़ मिलेंगे। जबकि इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए ही उत्तराखंड सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 5 करोड़ का लोन लिया था। यानी सरकार को 15 साल में उतना भी रेवेन्यू हासिल नहीं हो रहा जितना उसने खुद लोन लेकर लगाया है। ऊपर से 142 एकड़ जमीन, उसकी एक्चुअल रेंट प्राइस की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। साफ है पूरा टेंडर ही एक स्कैम है जिसमें सिर्फ 3 कंपनियां ही आईं और तीनों ही कंपनियां एक ही मालिक से जुड़ी हुई थीं। यानी रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण से इस मिलीभगत से सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट मेनस्ट्रीम मीडिया से पूरी तरह से गायब है। क्यों? क्योंकि सब टीवी चैनलों और अखबारों में रामदेव का करोड़ों रुपए का विज्ञापन जाता है, इसलिए अखबार और मीडिया रामदेव पर कोई भी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं छापती। यहाँ पर सरकार की तो बात ही क्या कहें जिसकी मिलीभगत से जनता के संसाधनों को लूटा जा रहा है, वो भी खुले में, वो भी नकली टेंडर्स के नाम पर। आज हरिद्वार और देश भर में रामदेव और बालकृष्ण के पास हजारों एकड़ की जमीन है।
यह हजारों एकड़ की संपत्ति के मालिक हैं। भारत में ऐसी सक्सेस स्टोरी कुछ ही लोगों की जिंदगी में आ पाती है, जिन्होंने अपनी शुरुआत साइकिल पर च्यवनप्राश बेचने से की हो और 10 साल के भीतर हजारों करोड़ रुपए की कंपनी के मालिक बन गए हों। इसके पीछे कई चीजें थीं, एक सनातन धर्म, दूसरा देशभक्ति और तीसरा इन दोनों चीजों से लोगों को मूर्ख बनाना। रामदेव ने इन तीनों ही चीजों का अच्छे से इस्तेमाल किया। अंत में मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है।